अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर कॉर्नर। मैं हूं तलाल इश्तियाक। गर्दिशी कर्जों की अदायगी, 10.22 खरब के नए कर्जों के मुआहदे और ईरानी सदर के मुताबिक पाक सऊदीया का जो मुआहदा है मुस्लिम ममालिक की एक सिक्योरिटी ढांचे की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एडिटर कोऑर्डिनेशन ज़ियाद मौजूद है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, गर्दिशी कर्जों की अदायगी और 10.22 खरब के नए कर्जों का मुआहदा, कर्जे अदा करने के लिए कर्ज लेने से पाकिस्तानी माशियत कहाँ खड़ी है, इसके इस हवाले से आप क्या कहेंगे? फिलहाल इश्तियाक साहब, बात यह है कि हम गंद को जो है ना खूबसूरत लफ्जों में छुपा लेते हैं। एक वक्त था कि जब करप्शन को करप्शन कहा जाता था। अब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई करप्शन हो तो उसे करप्शन कहते हैं, पंजाब में करप्शन हो तो उसे बेजाब्तगी कहते हैं, वो करप्शन नहीं रहती। फर्क क्या है सर? सिमिलरली मतलब हम गलाफ पे गंद को तो उस पे महफूज कर लेते हैं। अब सूरत हाल ये है कि आपने 1022 अरब रुपए, 10 खरब 22 जनाब, आपने उधार लिए हैं। 10 खरब 22 अरब रुपए उधार लिए हैं आपने, ठीक है ना जी। एक नया कर्ज लिया है और आप उसे क्या कह रहे हैं? एक फाइनेंस पैक्ट हुआ है जनाब, मतलब खूबसूरत एक जनाब मुआहदा हुआ है हमारा। लेकिन सर, उसमें यह भी कहा जाता है पाकिस्तानी जो माशियत की जो इस्तेकाम है उसमें इस्तेकाम आएगा माशियत। हाँ जी, ये तो बड़ा, देखें मेरी बात, आप कर्ज लेते हैं तो इस्तेकाम तो आएगा, पैसों की रेल पेल हो जाएगी या आपकी नस्लें उतारती रहेंगी। आपके तो कोई मसला नहीं होगा पैसा आने से। जब कोई कर्ज लेता है, ये अलग बात है कि वो घर बिक जाता है, वो सब कुछ बिक जाता है। मतलब अब कोई शर्म, कोई हया थोड़ी सी रहती थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई। पहले ये होता था, शोर मचाया जाता था। याद है IMF पे जब गए थे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी असेंबली में खड़ा होके, हाय लुट गए, हम मर गए, और बेच डाला, और ये किया। और आजकल तो कुछ भी नहीं हो रहा। आजकल तो फखर किया जा रहा है, वादी IMF से हम कर्जे ले, हमारा एक नया कर्जा मंजूर हो गया जनाब। अब इस पर खुशी मनाई जा रही है कि हमने 10 खरब 22 अरब रुपए मजीद ले लिए हैं। अच्छा, और उसमें आगे आगे देखें, उसमें जनाब ये 5.65 यानी खरब रुपए के ये नए कर्ज हैं, और कुछ ऐसे हैं जो रीस्ट्रक्चर किए गए, रीशेड्यूल किए गए। फर्ज करें पहले उसका जनाब जो सूद देते थे आप 10% देते थे, अब 12% जाकर देंगे, रीशेड्यूल हो गए। उस पर भी खुशी मनाई जा रही है। एक और बता दूं, ये तो कहते हैं ना हमारी आने वाली नस्लें, ये कर्ज कौन लेकर खा गया, किसने बाहर जाके महलात बनाए, किसने अपनी फैक्ट्रियां बनाई, किसने जनाब शुगर मिलें बनाई, वो अलहदा बात है। आप जो बिजली इस वक्त भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसमें से 3-3.5 रुपए यूनिट आप कर्ज की अदायगी में दे रहे हैं। हर यूनिट पर जो एक गरीब बेचारा मजदूर सारा दिन मेहनत मजदूरी आकर करता है और शदीद गर्मी में वो पंखा चलाकर जब बैठता है तो वो पाकिस्तान का कर्ज अदा कर रहा होता है। और दूसरी तरफ जो पैसा लुटाया जा रहा है, मतलब अक़वाम मुत्तहिदा के इसी जो सेशन हो रहा है उसमें पर सेकंड करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। पर सेकंड की मैं बात कर रहा हूं, ये कैलकुलेशन आने वाली है पाकिस्तान की, ये जी नहीं, पाकिस्तान की। दूसरे इस तरह अयाशियों के मुताबिल नहीं हो सकते। वो जाकर 22 कमरे नहीं ले सकते। वहां ऐसा नहीं होता कि एयरफोर्स का एक स्पेशल त्यारा एक अक़वाम मुत्तहिदा के इवेंट से 15 दिन पहले यहां से तैयारी हो जाए, पहले हम जनेवा में जाकर जनाब बड़े भाईजान साहब के पास बैठे रहे और फिर वहां से सवारियां उठाए, जैसे एक पैसेंजर जनाब बस होती है एयरफोर्स के त्यारे में भरें और उनको जनाब न्यूयॉर्क एयरफोर्स में और मतलब गैर मुतलका लोगों को ले जाए। आपका ख्याल है जो वफद गया है वो ज्यादा वफद गया, ये जाना नहीं चाहिए था? सिर्फ चंद एक बंदे, 2-3। सर जी, पहले तो होता था, आपके वजीर आजम कल ही देख रहा था, ये जो जिनको जेल में आपने डाला हुआ इमरान खान साहब, वो जाकर वेट किया करते थे त्यारे का। अब तो आपने घर से त्यारा उठाया हुआ है। पहले कभी हिस्ट्री में रहा है कि आप इस तरीके से जो एयरफोर्स का त्यारा है उसे जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करें? आपकी वो स्ट्रेटेजिक सलाहियत है, आप उसको कहां आपने उसे रिक्शा बनाया हुआ है, रिक्शे से भी गई गुजरी सूरत हाल है। बात ये है सर, एयरफोर्स वन का त्यारा है, आप उसको रिक्शा कह रहे हैं? जी, मैं यही तो कह रहा हूं, रिक्शे से भी उसकी बदतर सूरत हाल है। रिक्शे को बुलाने के लिए भी आपको फोन करना पड़ता है, रिक्शे वाले जल्दी आ जा, ये उससे भी पहले आया खड़ा होता है जनाब त्यारा। आपने उससे भी उसकी बुरी हालत कर दी। यहां कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई सूरत हाल नहीं है। और कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे, और जो कर्ज ले रहे उसे कह रहे हमारा मुआहदा हो गया है, पैक्ट हो गया है। तो इससे कौमें कभी खुशहाल नहीं हुआ करती। जैसा ये बताइएगा, ख्वाजा आसिफ का एक बयान है कि 1600 फौजी हैं वो ऑलरेडी
सऊदी अरब में मौजूद है, मजीद फौजें भेजेंगे। मुआहिदा तो अब हुआ है, इस हवाले से थोड़ी नजर डालिएगा। मुआहिदा अब हुआ है, ये मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं, पहले भी एक प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था। ये 1984 से पाकिस्तान का एक गैर एलानिया सऊदी अरब के साथ मुआहिदा मौजूद था। देखें, बड़े बड़े जो इवेंट हुए हैं ना सऊदी अरब में, वहां अगर जरूरत पड़ी है तो पाकिस्तानी फौज की जरूरत पड़ी है। देखिए, एक वक्त था कि हमारे हरमैन शरीफैन में जाकर कोई 250 लोगों ने वहां पर जाकर कब्जा कर लिया और वहां 3 दिन तक नमाज नहीं हो सकी थी, और वहां उनको ऑपरेशन करने के लिए 7 दिन लगाने पड़े थे। और वहां जो कमांडो ऑपरेशन किया था इन्होंने, पाकिस्तान की फौज थी, ये गई थी, इन्होंने जाकर वहां उनकी सप्लाई रोकी, पानी रोका। और आपको पता है, पानी 2-3 दिन पानी ना मिले तो बंदे गुजारा हो जाता है। तो वो जो दहशतगर्द थे उनकी पानी रोका, सप्लाई रोकी। देखिए, वो बहुत ही मोहतरम तरीन जगह थी, वहां पर ना फायरिंग की जा सकती थी ना, तो वो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की फौज ने जाकर वहां को काउंटर किया। और इसके अलावा एक मुआहिदा था कि अगर हरमैन शरीफैन की हिफाजत पाक फौज करेगी, मतलब ये गैर एलानिया पहले ही मुआहिदा था। अब जो मुआहिदा है, पहले ये था कि सऊदी अरब पर कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान उसका दिफा करेगा। इस मुआहिदे में फर्क ये है कि दोनों मुमालिक में से किसी पर अगर कोई हमला करता है तो दोनों मुमालिक मिलकर जो है उसका डिफेंड करेंगे। बिल्कुल, ये जनाब खास तौर पर पाकिस्तान, ये 2 बड़े अहम पहलू हैं। एक तो इंडिया, जब जनाब उसका मर्जी आती थी, हमें जनाब उसने हमारे जनाब बॉलर हारिस रऊफ समझा हुआ है, जब चाहते थे छक्का मार देते थे। अब ये छक्का मारना आसान नहीं होगा, अब सऊदीया की एक वेटेज है। और दूसरी, फितनतुल खवारिज की बात करें, इस वक्त जो जंग लड़ी जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में, वो मजहब के नाम पर, तालिबान जो लड़ रहे हैं वो मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं, जबकि हमारा इस्लाम तो इजाजत नहीं देता। अब सुने, अब वो पाकिस्तान को कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करना जरूरी है, वहां फतवे दिए जा चुके हैं। लेकिन अब पाकिस्तान पर हमला, साथ सऊदी अरब पर भी हमला होगा। अब वहां के जो मजहबी जो लोग हैं उनको फतवे को रुजू करना पड़ेगा। मतलब इसको कॉन्सिक्वेंसेज है, पाकिस्तान को इस जो पैक्ट है, मुआहिदा है, इसको सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। और हमारे जो मुखालिफिन है, खासतौर पर जो अफगान सरहद है, वहां से हम इस मुआहिदे के जरिए बेहतर तौर पर नमुर्द आजमा हो सकते हैं। ये बताइएगा, ईरानी सर का भी कहना है जो पाक और सऊदी मुआहिदा है, ये आने वाले वक्त में मुस्लिम जो ढांचा है सिक्योरिटी का, वो भी हो, उस पर भी इब्तदा हो सकती है। इस हवाले से सर आपका क्या? जी बिल्कुल दुरुस्त। पहले मैं एक बात और अर्ज कर दूं, 1600 फौजियों का तो हमारे वजीर दिफा ने कहा कि वहां पर मौजूद है, लेकिन सिर्फ 1600 फौजी नहीं है, ये तो एलानिया हो गया ना, गैर एलानिया तौर पर बहुत कुछ है। देखिए, हमने JF-17 थंडर तैयारा जो वहां पर गया है, ये एलानिया तौर पर नहीं गया, ये वहां जो इसराइली है वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और भारतीय रिपोर्ट कर रहे हैं। अलबत्ता पाकिस्तान ने इसकी तरदीद नहीं की। तो हमने पिछले गुज़श्ता प्रोग्राम में भी इस पर डिस्कस किया था कि वो एटमी वॉर हेड ले जाने वाला जनाब जहाज है, हमारे एटमी मिसाइल भी तैयार हैं, बल्कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा था हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं। याद होगा जब उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को पानी फराहम नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा था जी पर हम एक मिसाइल मारकर तुम्हारे जो डैम है उनको तोड़ देंगे, और हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है, खास तौर पर कहा था। तो एलानिया हमारे पास मिसाइल भी नहीं कम नहीं है, हमारे पास तैयारे भी कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि 16-17 हमने F-16 लिए थे अमेरिका से और फिर वहां से पाबंदियां लग गई थी। अब जो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान खुद तैयार कर रहा है, बल्कि तैयार करके एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में है। कोई हमें टेक्नोलॉजी के हवाले से, जंग के हवाले से कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अच्छा, जो ईरान के हवाले से आपने बात की वो बड़ी दिलचस्प है। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा हुआ है, इस पर बहुत सारी र्यूमर्स फैला दी जाती है, बहुत सारी बातें करना शुरू कर देते हैं। अब इस पर जनाब एक आम तौर पर जो कंसेप्ट किया कि देखिए जी, सऊदिया भी अमेरिका के जेर असर है, पाकिस्तान भी अमेरिका के जेर असर है, तो ये जनाब जो आपस में मुआहिदा है ये इसराइल के खिलाफ तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों मुल्क जब अमेरिका के जेर असर है और इसराइल जो है वो बगल बच्चा है अमेरिका का, तो अमेरिका कैसे इजाजत देगा कि आप इसराइल के खिलाफ एहतजाज करें। तो ये एक कंसेप्ट उभरा था। तो उसके मुतबादिल के तौर पर जो थ्योरी पेश की जा रही थी वो ये थी कि दर हकीकत ये जो इत्तेहाद है ये ईरान के खिलाफ है, कि ईरान पर, क्योंकि सऊदीया के भी ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, तो ये ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो इस पर रद्द अमल आना था ईरान का और उसको एक्सपेक्ट किया जाता था कि उसका रद्द अमल क्या है, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव आया। उन्होंने कहा जी हम इसको आलमी तनाजुर में देख रहे हैं, आलम इस्लाम के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, और वो जो एक हमारे ज़हन में है
कि अगर नेटो अपने मुल्कों को इकट्ठा करके एक फौज बना सकती है और फिर छोटा सा भी मुल्क हो उस पर कोई नजर नहीं उठा सकता, क्योंकि पूरा का पूरा इज्तिमा होने से, उनका नेटो बन जाने से उनकी ताकत में कई गुना इजाफा हो सकता है। तो मुसलमान मुल्क को तिगनी का नाक नचाया हुआ इसराइल ने, छोटा सा जनाब एक जिसे कहते हैं मच्छर की तरह है, और वो आलम इस्लाम की नाक में घुसा हुआ है। तो इसका तदारुक करने के लिए जो एक हम मुस्लिम जनाब नेटो तर्ज की मिनी इस्लामिक नेटो फोर्स बनाना चाहते हैं, तो ईरान ने अपना वजन जो है उस पलड़े में डाल दिया। और सबसे बड़ी बात, वो लोग जो कह रहे थे कि इससे ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गलत फहमियां पैदा होंगी, ईरान ने एक पॉजिटिव कदम उठाया है और इससे इन फ्यूचर इस मुआहदे की ड्यूरेबिलिटी यानी ड्यूरेबल होने और पायदारी में इस इंशाल्लाह ज्यादा बेहतर इम्कान। हम यूं भी कह सकते हैं कि ईरान, पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक को जो लड़ाने की साजिश थी वो कामयाब नहीं हुई। सर लास्ट में ये बताइए कि बड़ा अहम सवाल है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से एक तहरीक वो बनी है जिसमें सियासतदान, वकला, जजेस हैं। हाल ही में हाई कोर्ट से रिटायर्ड और इस्तीफा दे के शाहिद जमील साहब जो जज थे वो उसी तहरीक में शामिल हो गए। एक तरफ आपको पता है इस्लामाबाद के जो जजेस हैं वो भी उसी पैटर्न पे इंसाफ लेने के लिए डरते हैं। किस तरफ जाते हैं, कौन सी तहरीक चलने वाली है, इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा तलाल साहब, माजरत के साथ मैं कहूंगा ये तो उन्होंने मेहरबानी की है, इस्तीफा दिया है, दरमियान में जो टाइम था वो गुजारा है और उसके बाद फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू की हैं। लेकिन आपके तो इदारों में बहुत सारे लोग हैं जो ओहदों पर बैठे हुए हैं और सियासी सरगर्मियां सर अंजाम दे रहे हैं। इतना तो आप शाहिद जमील साहब को आप अप्रिशिएट करें कि उन्होंने एक ओहदे को ठोकर मार दी, तो उसने कहा जी मुझे नहीं चाहिए। पहली बात यह है कि पाकिस्तान में जुल्म की इंतहा है। देखें, जब हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान की ताकत की बात करते हैं, जब सियासी बात करते हैं, तो आप मुझसे कोई ज्यादा बेहतरी की एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक होता है आमरीयत, ठीक है जी, और एक होता है ये जो आपने हाइब्रिड सिस्टम आपने नाफिज किया हुआ है। अमरीयत मेरे ख्याल में फिर भी बेहतर है, उसमें मुनाफकत नहीं होती। वो वहां रात होती है तो रात कहा जाता है, वहां दिन होता है तो दिन कहा जाता है। यहां जुल्म ये है कि रात है लेकिन हमें गन पॉइंट पर कहा जाता है नहीं इसे कहो दिन है। इस वक्त जो अदालती सूरत हाल है वो बहुत ही अबतर है। यहां सूरत हाल ये कि आज इमरान खान साहब का 9 महीने बाद एक केस सुनवाई होनी थी। आप थोड़ी सी 1 मिनट अगर मुझे दे तो मैं उसकी डिटेल बताऊं कि इमरान खान की एक जमानत है और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की भी जमानत है और उनके खिलाफ केस ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं, कख भी नहीं है। यानी दुनिया के जितने मर्जी माहिरीन कानून उठाकर बिठा दें तो आप कहेंगे कि बुशरा बीबी पर एतराज क्या है, वो कहेंगे जी वो इमरान खान की बीवी है लिहाजा जेल में मौजूद है, मतलब उस पर। और ये वो था कि जिसे नजरबंद किया था वो खुद कोर्ट में चली गई, तो उसने कहा नहीं मैं नजरबंद नहीं रहना चाहती, मुझे जेल में रखो। और उसके इस वक्त सूरत हाल ये कि पांव में कीड़े पड़े हुए हैं और उसको साफ पानी मैसर नहीं है। वहां जो पानी उसे वुजू के लिए दिया जाता है, नाम निहाद जो अदालत लगती है ना वहां पर जिसमें जज साहब जाते हैं, एक दिन एक पेशी गुज़श्ता पेशी के दौरान उसने बोतल में वो पानी उठाया कि मैं उस जज को, हालांकि उसे पता है कि जज क्या देगा, उसने क्या इंसाफ देना है ये भी सबको पता है, लेकिन वो बोतल उठा के लाई थी कि मैं जज साहब को कम से कम दिखाऊंगा तो सही कि ये मुझे वुजू के लिए पानी दिया जाता है। और रास्ते में उनको पता चल गया क्योंकि बोतल वहां कमरे से गायब थी, छोटा सा कमरा है, उसको वीडियो जनाब रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उसने कहा यहां बोतल पड़ी हुई थी, बोतल नहीं है। तो उस खातून को रास्ते से पकड़ लिया गया, उसने मजाहिमत की कि मैं ये बोतल दिखाना चाहती हूं जज को। उसको फिजिकली टॉर्चर करते हुए उससे बोतल छीनी गई, उसके दुपट्टे खींचा गया, उसके कपड़े खींचे गए और फिर वो रोती हुई जनाब अदालत में आई और जज साहब ने कहा कहां है जी बोतल, ले आओ। क्यों? उन्होंने कहा ले आओ जी पानी ले आओ। और वो पानी मिनरल बॉटल जनाब जाकर दिखा दी कि ये मिनरल बॉटल थी जो उनसे छीनी गई। तो इस किस्म की तो सूरत हाल है, उस पर मुकदमा बनता ही नहीं है बीबी पर। लेकिन आज 9 महीने बाद उसकी जनाब सुनवाई थी। ये 3 महीने की सिर्फ सूरत हाल देखूं, एक उन्होंने 10 मरतबा जो प्रोसिक्यूटर थे तब्दील किए और फिर जब समाअत हुई तो एक नया प्रोसिक्यूटर आया, उसने कहा जी ये तो मैं आज आया हूं, मुझे ऐसे करें 4 हफ्तों का टाइम दे। ये उसने मांगा था जून में, और जून में 4 हफ्तों का, तो जुलाई में किस केस की समाअत होनी थी, तो जुलाई में भी नहीं हुई, अगस्त में भी नहीं हुई, सितंबर में हुई, सितंबर में जाकर हुई है। मतलब 4 हफ्ते मांगे थे, जज साहब ने उसे 12 हफ्ते दे दिए और 12 हफ्ते के बाद आज जमानत का केस था, पता चला कि वो प्रोसिक्यूटर मसरूफ है और जज साहब ने कहा कोई बात नहीं। और अगली जो पेशी दी है वो 16 अक्टूबर दी है। पाकिस्तान की तारीख क्या पूरी दुनिया की तारीख में इतना अदालती जुल्म कभी नहीं हुआ जो यहां हो रहा है। तो ऐसे में एक जज इस्तीफा देता है
और आकर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ज्वाइन करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसे कंडेम करें। जैसा कि आपने सुना, ज़ियाद साहब का कहना था कि अगर एक जज इस्तीफ़ा देता है और आके कंडेम करता है, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ आप देखते रहिए खबरें डिजिटल रिपोर्टर कॉर्नर।